हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर मोहन उपाध्याय और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्जाम सक्सेस द्वार में। ठीक है सर, तो जैसा आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों की एक सीरीज चल रही है जिसमें लगातार मैं एलटी ग्रेड, केबीएस, एनबीएस, यूपीजीआईसी लेक्चरर, ईएमआरएस, पीजीटी ज्योग्राफी, बीपीएससी टीआरई 4.0 ज्योग्राफी, इन सब की जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है उसका एक प्रैक्टिस सीरीज चल रही है जिसका आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 करेंगे। ठीक है भैया, तो बिना टाइम जाया किए आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। बाकी उससे पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर जाएं, बताएं कि क्या चीज आपको पसंद आ रही है और क्या चीज आपको पसंद नहीं आ रही है। चीजों को यार इजी लेना है, ठीक है, और आराम से काम करना है। अभी ठंड का टाइम है, बस आप लोग पढ़ते रहिए, लगातार अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, चीजों की तैयारी करिए। और एग्जाम डेट भी आ जाएगी यार आपकी, है ना, बहुत जल्दी आपकी एग्जाम डेट आ सकती है जीआईसी लेक्चरर की। और टीयर 1 टीयर 2 देने के बाद एनबीएस केबीएस का आप फिर ज्योग्राफी वाले पार्ट में भी एकदम जबरदस्त तरीके से लग जाइए। देखिए है क्या कि जहां पे भी आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट आ रहा है उसके लिए एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। थ्योरी तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन अगर आपने थ्योरी पढ़ने के बाद अगर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं करी तो फिर आपके साथ दिक्कत आने वाली है 100%। आप माने या ना माने, जब आप पेपर दे के आएंगे तब आपको हो सकता है मेरी बात सही लगे, और हो सकता है अभी आपको चीजें नहीं समझ में आ रही हो, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस यही है यार कि जब तक आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, और बाकी ये कि देखो एक सीरीज चल रही है, इसको फिर मैं एक वर्ड ज्योग्राफी भी सीरीज जल्दी स्टार्ट कराने वाला हूं। तो इन्हीं सब चीजों को लगातार करते रहेंगे हम लोग, ठीक है, देखेंगे आगे अपना करके। ठीक है भैया, तो आगे बढ़े, फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, तो आज की क्लास में आपको क्या देखने को मिलेगा। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आधुनिक युग से आधुनिक युग से पूर्व कि किस विद्वान ने प्रादेशिक तथा क्रमबद्ध भूगोल के संबंधों को स्पष्टतया स्थापित किया। किसने किया आपको ये बताना है। क्लुवेरियस ने किया, बुशिंग ने किया, बोआशे ने किया, या वोरेनिस ने किया। बताइए, विच प्री मॉडर्न स्कॉलर क्लियरली एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन रीजनल एंड सिस्टमेटिक ज्योग्राफी। रीजनल और सिस्टमेटिक ज्योग्राफी के बीच में डिफरेंस सबसे पहले किस ज्योग्राफर ने बताया। तो किसने बताया था भैया, सभी लोगों को पता है, वेरिनियस ने बताया था। किसने बताया था, वेरेनियस ने बताया था। क्लियर है, सभी लोगों को इसका आंसर भी पता होगा। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ेंगे। किसने भौतिक भूगोल शब्द का प्रयोग, किसने भौतिक भूगोल शब्द का प्रयोग सामान्य भूगोल के लिए किया। ठीक है, सामान्य भूगोल के लिए किया। बताइए सर किसने किया। हु यूज द टर्म फिजिकल ज्योग्राफी टू रेफर टू जनरल ज्योग्राफी। हम्बोल्ट, रिटर, रेडजेल, रिस्टोफेन। बताइए सर, हम्बोल्ट, रिटर, रेडजेल, रिस्टोफेन आने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल आने वाला क्वेश्चन है। किसने किया, हम्बोल्ट ने किया। ठीक है भैया, हम्बोल्ट ने किया था। आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफर पुस्तक के लेखक हैं। द ऑथर ऑफ द बुक ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफर इज, कौन है बताएंगे सर। डी हार्वे है, ई सोजा है, स्टोडार्ट है, या आर जे जॉन्स्टन है। इन चारों में से किसने ये किताब लिखी है जिसका नाम है ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफर्स। ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफर पुस्तक के लेखक कौन है, आर जे जॉन्स्टन। ठीक है, आर जे जॉन्स्टन है। ठीक है, आपको डी सही आंसर मिल जाएगा। डेविड हार्वे की एक किताब है एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी। ठीक है भैया, ये किताब डेविड हार्वे की बहुत फेमस किताब है, तो आप इस किताब को भी नाम याद रखिएगा, एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी। आगे बढ़े, चलिए। भूगोल में व्यवहारवादी सांचा किसने प्रस्तावित किया। भूगोल में व्यवहारवादी सांचा किसने प्रस्तावित किया। एलन प्रेड ने, डब्ल्यू के किर्क ने, ए एच जेंसन ने, या आर जे जॉन्स्टन ने। बताइए, हु प्रपोज द बिहेवियरिस्ट मॉडल इन ज्योग्राफी। तो कौन था भैया, एलन प्रेड। ठीक है भैया, एलन प्रेड को। ठीक है, द मेजर नेचुरल रीजन्स लेख के लेखक कौन है। हु इज द ऑथर ऑफ द आर्टिकल द मेजर नेचुरल रीजन्स। ये पुस्तक किसने लिखी है, द मेजर नेचुरल रीजन्स, आपको ये बताना है। पीएम रॉक्सबी की किताब है, ए जे हर्बर्टसन की किताब है, एल डी स्टेम की किताब है, या फिर रिचर्ड हार्टसोन की किताब है। तो सभी लोग आंसर क्या देंगे, ए जे हर्बर्टसन।
ठीक है, द मेजर नेचुरल रीजन्स किसकी पुस्तक है? एजे हर्बर्टसन की पुस्तक है। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। ये जोग्राफर हैं और उनके द्वारा लिखी गई किताबें हैं। एच एस बैरोज ने कौन सी किताब लिखी है, हंटिंगटन ने कौन सी किताब लिखी है, गोयट ने कौन सी किताब लिखी है, और सोरले और हैगेट ने कौन सी किताब लिखी है, आपको ये बताना है। तो ए एच बैरोज की किताब है ज्योग्राफी एज ह्यूमन इकोलॉजी, और हंटिंगटन की बहुत फेमस किताब है सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, बहुत फेमस किताब है। अर्नोल्ड गोइट की किताब है भैया आपकी द अर्थ एंड मैन, और सोरले हैगेट की किताब है मॉडल्स इन ज्योग्राफी। ठीक है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये किताबों वाला पार्ट आपको तैयार रहना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, तो अब आप इसका मिला दीजिए, ए का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, और बी का क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, सी का फोर, और डी का क्या हो जाएगा, टू। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए भैया, भारत में क्रेवास किस काल के धरोहर हैं? क्रेवासेस इन इंडिया आर अ हेरिटेज ऑफ विच पीरियड? बताइए सर। सिनोजिक पीरियड के हैं, क्रिटेशियस इरा के हैं, मीसोजोइक इरा के हैं, या फिर प्लेस्टोसीन इरा के हैं? भारत में क्रेवास किस काल के धरोहर हैं? तो किस काल के धरोहर देखने को मिलेंगे आपको? प्लेस्टोसीन काल के। किस काल के? प्लेस्टोसीन काल के आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, प्लेस्टोसीन काल के ये आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रहों की उत्पत्ति की परिकल्पनाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है। ठीक है, बहुत सारी थ्योरीज आई थी। ठीक है, रिगार्डिंग टू द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, कि इस जो हमारा यूनिवर्स है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके रिगार्डिंग बहुत सारी थ्योरीज आई। उनमें क्या क्या कहा गया, और उनमें जो कहा गया वो कितना सही है, किसके रिगार्डिंग सही है? ग्रहों का निर्माण नेबुला से अलग हुए नौ छल्ले के समस्त पदार्थों के नौ गांठों के रूप में सम्मोहन के कारण हुआ है। ग्रहों का निर्माण नेबुला से निकले मौलिक एक छल्ले से पुनः निकले नौ छल्लों के समस्त पदार्थों के अलग अलग सम्मोहन के कारण हुआ है। ग्रहों का निर्माण ग्रहाणुओं के सम्मोहन के कारण हुआ है। ग्रहों का निर्माण फिलामेंट से हुआ है। ये आप बताइए। ठीक है, तो ग्रहों का निर्माण फिलामेंट से हुआ है, ये बात बिल्कुल आपकी सत्य है। ठीक है, बहुत सारी थ्योरीज आई थी, टाइडल थ्योरीज आई थी। ठीक है, सुपरनोवा थ्योरी आई थी, चैम्बरलिन की थ्योरी आई थी, है ना, बहुत सारी थ्योरीज आई थी रिगार्डिंग टू द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। चलिए, पृथ्वी पर दिशाएं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमारा? पृथ्वी पर दिशाएं विवेकाधीन होती हैं। विवेकाधीन होती हैं। कारण क्या कह रहा है? एक गोलाकार धरातल के न तो किनारे होते हैं, न आदि होता है, न अंत होता है। अब बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है और कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है आपका। ठीक है, देखिए, पृथ्वी पर दिशाएं विवेकाधीन होती हैं, ये बिल्कुल सही बात है। डायरेक्शन ऑन अर्थ डिस्क्रिशनरी किधर भी जा सकती है। एक गोलाकार धरातल के न तो किनारे होते हैं, न आदि होता है, न अंत होता है, यही रीजन होता है कि कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। तो ए तथा आर दोनों सही हैं, तथा आर ए की सही व्याख्या भी है साथ में। ठीक है भैया, बात समझ में आ गई, आगे बढ़ेंगे। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या बोलते हैं? बताइए सर। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या बोलते हैं? अपोजी बोलते हैं, पेरिजी बोलते हैं, अपसौर बोलते हैं, या उपसौर बोलते हैं? तो क्या बोला जाता है? ठीक है, अपसौर बोला जाता है या उपसौर बोला जाता है? जल्दी से बताएंगे भाई सभी लोग। क्या बोला जाता है? अपोजी, पेरिजी, अपसौर और उपसौर, क्या बोला जाता है? सूर्य से बात हो रही है ना, चंद्रमा से अगर बात होती तो अपोजी और पेरिजी हो जाता। चंद्रमा के साथ अगर बात होती तो चंद्रमा से अधिकतम दूरी को अपोजी बोलते हैं, और चंद्रमा से निकटतम दूरी को पेरिजी बोलते हैं। ठीक है भैया, बात समझ में आ गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी। क्लियर है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बताना है कौन सा प्लेनेट आपका कौन सा सैटेलाइट आपका किस प्लेनेट का है, आपको ये बताना है। एरियल सैटेलाइट किसका है, गैनीमेड किसका है, सेरोन किसका है, टाइटन किसका है? तो सभी लोगों को पता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता है कि टाइटन किसका है, शनि का है। उसके बाद आपको गैनीमेड किसका देखने को मिलेगा? बृहस्पति का देखने को मिलेगा। शेरोन किसका देखने को मिलेगा? प्लूटो को देखने को मिलेगा। और ये आपका यूरेनस का सैटेलाइट है। ठीक है, तो ए का फोर्थ है, बी का टू है, ए का फोर्थ, बी का टू, सी का थ्री, डी का वन। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रीष्म संक्रांति के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। चार स्टेटमेंट दे रखे हैं, इन चारों स्टेटमेंट में से आपको ये बताना है कौन सा सही है। सूर्य कर्क रेखा पर होता है, सूर्य मकर रेखा पर होता है कब? ग्रीष्म संक्रांति की बात हो रही है आपकी। ठीक है भैया। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। तो सूर्य कर्क रेखा पर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, बताइए सर कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे सभी लोग, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। बताइए भैया, पढ़ा आपने? सूर्य कर्क रेखा पर होता है तो बिल्कुल सही बात है। सूर्य मकर रेखा पर होता है नहीं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है ग्रीष्म संक्रांति के टाइम पर। ये तो उसका उल्टा ही दे रखा है तो अलग बात है। तो इसमें फर्स्ट और थर्ड सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? बताइए। ये क्वेश्चन तो हम लोग करा चुके हैं लास्ट ईयर में, जितनी भी क्लासेस हो रखी लास्ट क्लासेस में। आप लोग देखिए पीछे वाली प्लेलिस्ट को आप पूरा देख लीजिए। मैंने जितनी भी अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है भाई, आप सबको देख लीजिए, आपका फायदा होने वाला है ज्योग्राफी में। आप ये सारी वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद मुझे बताना कि भैया हमारा कितना इंप्रूवमेंट हुआ ज्योग्राफी में। ठीक है, चलिए, और कितना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा उसके बाद। चलिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह देखने को मिलते हैं आपको? शनि के। किसने? लगभग 82 हैं इसके। ठीक है, सर्वाधिक उपग्रह किसके? 82 हैं। बृहस्पति के लगभग 79 है। ठीक है, ये बृहस्पति भी ज्यादा पीछे नहीं है, जुपिटर भी ज्यादा पीछे नहीं है आपका। लेकिन सबसे ज्यादा किसके हैं? ठीक है, सैटर्न के। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेरॉइड बेल्ट, एस्ट्रॉइड बेल्ट निम्न में से किन ग्रहों के बीच स्थित है? बताइए सर, किन ग्रहों के बीच मिलती है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। मार्स और जुपिटर के बीच में मिलती है। मार्स और जुपिटर। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच में मिलती है। मार्स और जुपिटर के बीच में आपको एस्टेरॉइड बेल्ट देखने को मिलती है। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों को कहा जाता है? बताइए उनको क्या कहा जाता है? जो आकाशीय पिंड हैं वो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सैटेलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट बोलते हैं, मतलब उपग्रह बोलते हैं। ठीक है भैया, बात समझ में आ गई? तो आज की ये छोटी सी क्लास है। अभी एक क्लास आज की और देखी जाएगी, प्रैक्टिस सेट 6 7 आपको अब लगातार मिलते रहेंगे। ठीक है भैया, ये आप क्लास देख लीजिएगा। 15 क्वेश्चन की छोटी सी क्लास है आपके लिए। ठीक है, और आप लोग जो भी आपका सजेशन है, जो भी एडवाइस है, वो मोस्ट वेलकम है। आप कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा सर। ठीक है, बाकी आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम चैनल को आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर यहां से नहीं हो रहा है तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में भैया दे रखा है टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहां से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब चीज की पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाती है। उसके अलावा भी मैं थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पे डालना स्टार्ट करूंगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है सर, चलिए आज की क्लास में इतना ही है। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।